हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो थर्मो का नेक्स्ट पार्ट आज हम कंटिन्यू करेंगे आगे। तो इससे पहले हमने क्या क्या डील किया था, थोड़ा सा हम उस पर पीछे जाके 5 मिनट बस रिकवर कर लेते हैं। ऑलरेडी मैंने सारा टॉपिक कंसेप्चुअली हार्ड वे में पढ़ाया हुआ है। तो स्पेसिफिक हीट के बारे में हमने डील किया था। स्पेसिफिक हीट की मैंने सिंपली एक लैंग्वेज आपके लिए लिख दिया, आप सिंपली नोट कर सकते हैं। बस सिर्फ मैंने फॉर्मेलिटी के लिए लिखा है, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, बस नोट कर लो। तो स्पेसिफिक हीट हमारा सिंपली था कि अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी बॉडी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिक्वायर है। यहाँ पे मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चंस लिखे हैं, जहाँ से हूबहू क्वेश्चंस आते हैं, याद रखिएगा। आपसे यूनिट पे क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट? तो जैसा कि मैंने समझाया था, Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। स्पेसिफिक हीट की बात कर रहा हूँ, ये मास पे डिपेंड होता है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, मास पे और टेम्परेचर पे। तो C बराबर ये रिलेशन बना था। यहाँ से सिंपली आपका यूनिट जो होगा जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन, के टेम्परेचर हमेशा यहाँ केल्विन में रखा जाता है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर हम कहते हैं इसको। केल्विन जो कि स्केल होती है, जो केल्विन स्केल होती है, ये आपकी थर्मोडायनेमिक स्केल मानी जाती है अप्रॉक्स में। थर्मोडायनामिक स्केल इसको कहा जाता है, ठीक है इसको। और जूल अपॉन ग्राम केल्विन दोनों का मतलब सेम है। Q का जूल, M इंटू डेल्टा T, सेम बात है। अगर आपसे कभी मोलर स्पेसिफिक हीट की बात कर ले तो उस केस में याद रखना दोनों का सेम यूनिट होता है। CV का मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CP का मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर, जूल अपॉन मोल इंटू केल्विन, जूल अपॉन मोल इंटू केल्विन, याद रखिएगा ये यूनिट। सिंपली लास्ट में एक टॉपिक हमने पढ़ा था थर्मल कैपेसिटी, याद होगा। ऊष्माधारिता का मात्रक, याद रखिएगा। कैलोरी अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी सही है। जूल पर कैलोरी, ये भी सही है। और जूल पर केल्विन, ये भी सही है। और सॉरी, यहाँ कैलोरी बोल दिया हमने, डिग्री सेंटीग्रेड। जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, जूल पर केल्विन, ठीक, केल्विन। और ये कैलोरी है, कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये बेसिक यूनिट्स थे, रिमेंबर रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा एज इट इज़। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे, आपको एक छोटा सा यूनिट यहीं पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। आखिर वर्क में और हीट में क्या रिलेशन है? वर्क और हीट में क्या रिलेशन है? इस रिलेशन को थोड़ा सा 2 मिनट बोल करके क्लियर करूँगा ताकि समझ में आए चीज़ें। देखो, एक्चुअल में रियलिटी ये है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी के 2 स्वरूप होते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी के 2 स्वरूप हैं। एक स्वरूप होता है वर्क और वही एक स्वरूप होता है हीट। लेकिन फिर भी हम कैसे डिफरेंस करें? तो चलिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, डिफरेंस कैसे करें। अगर हमारा एनर्जी स्थानांतरित होता है, चलिए ध्यान से देखिएगा, अगर हमारी ऊर्जा स्थानांतरित हो जाती है, ऊर्जा हमारी क्या होती है? स्थानांतरित हो जाती है। एनर्जी ट्रांसफर्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी विदाउट डिफरेंस इन टेम्परेचर। अगर हमारे वस्तु के ताप में अंतर नहीं है, इसके बावजूद भी अगर ऊर्जा स्थानांतरित हो जाती है तो ये स्थानांतरित ऊर्जा समतुल्य होगा कार्य के। ये बात याद रखना, ये फैक्ट है। क्योंकि ऊर्जा के उड़ने के बहुत रास्ते हैं, ऊर्जा के उड़ जाने के, खपत हो जाने के बहुत रास्ते हैं। अगर हमारा ऊर्जा ऐसे स्थानांतरित होता है जहाँ पर तापांतर न रहा हो, तापांतर न रहा हो, ये मैंने क्या लिखा है? विदाउट टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब जहाँ पर तापांतर न हो, तो उस ऊर्जा को हम समतुल्य मानेंगे किसके? कार्य के, ठीक है। और अगर हमारा ऊर्जा स्थानांतरित हो जाए,
स्थानांतरित हो जाए ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर मतलब ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, अगर ताप के अंतर के कारण इसी के वजह से ऊर्जा स्थानांतरित हो जाए तो ये ऊर्जा समतुल्य होगी ऊष्मा के। ये बहुत बड़ा अंतर है, बहुत ही बड़ा, बहुत बड़े लेवल की बात है ये। अगर ऊर्जा स्थानांतरित हो जाए ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर मतलब तापांतर के कारण अगर ऊर्जा स्थानांतरित हो गई, ऊर्जा गायब हो गई, तो वो खपत ऊर्जा कहलाएगा ऊष्मा इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट। बट विदाउट डिफरेंस इन टेम्परेचर दैट एनर्जी इज़ इक्विवेलेंट टू वर्क डन, या फिर दैट एनर्जी इज़ इक्विवेलेंट टू यांत्रिक वर्क डन, यांत्रिक कार्य, मैकेनिकल वर्क डन। इसको आप कार्य को मैकेनिकल वर्क भी कह सकते हैं, मैकेनिकल वर्क। इसके उदाहरण कई हैं, इसके कई उदाहरण हैं। आप किसी लोहे को गर्म करना चाहते हो तो हथौड़ी से पीट के गर्म करो तो भी गर्म हो जाएगा। तो वो आपने ऊर्जा कैसे दिया, वो गर्म कैसे किया, मैकेनिकल वर्क के थ्रू। लेकिन आप उसी लोहे को गर्म कर सकते हो हीट दे के। कुछ समझ में आया, ये चीज़ है। तो ये कॉन्सेप्ट है। इतनी बेसिक बातें क्लियर। अब आगे चलते हैं। यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुका है। तो मेनली ये टॉपिक जो हम रीड किए हैं ऊर्जा और ऊष्मा में, तो यहीं से आपको मैं मात्रक समझाना चाहता हूँ। ये मात्रक मुझे समझाना था, इसलिए हमने ये बेसिक पॉइंट भी आपको कवर करवा दिया। बेसिक क्या, ये सबसे हार्ड पॉइंट है, इसको बेसिक में नहीं कह सकते हैं। ठीक है, हम संबंध बताते हैं आपको ऊष्मा और कार्य में रिलेशन। ऊष्मा और कार्य में रिलेशन मतलब हम मात्रक अब रीड कर लेते हैं मात्रक के बारे में। तो याद रखिएगा, ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी, और कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक होता है जूल, ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी। तो यहाँ से रिलेशन जो होता है, दिस इज़ 1 कैलोरी इज़ इक्वल टू 4.2 जूल। ठीक है, ये रिलेशन है। 1 कैलोरी इज़ इक्वल टू 4.2 जूल, ये संबंध है। ये जूल नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं 1 जूल इज़ इक्वल टू 1/4.2 कैलोरी एनर्जी, कैलोरी हीट, दोनों बातें आप कह सकते हो। ठीक, तो ये मात्रक था, ये यूनिट था कि कैलोरी में और जूल में क्या संबंध होता है। तो याद रखिएगा 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, ये रिलेशन याद रखिएगा। उसी रिलेशन को ये भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके बुक में हार्ड वे में लिखा होता है 1 किलो कैलोरी। 1 किलो कैलोरी इज़ इक्वल टू 4.2 इंटू 10⁻³ जूल। वही लैंग्वेज लिखा होता है। ये बस भड़कीला लैंग्वेज है, ये भड़कीला लैंग्वेज है। मैंने किलो को बस कन्वर्ट किया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे किलो से मल्टीप्लाई कर दो, वहाँ किलो से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो बस ये किलो से मल्टीप्लाई, बाकी फ़र्क कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बातें क्लियर। यहाँ से एक न्यूमेरिकल में नंबर यूज़ होता है, न्यूमेरिकल में एक टर्म यूज़ होता है, उस टर्म को हम कहते हैं W बराबर JQ। एक टर्म यूज़ होता है, उस टर्म को कहते हैं W इज़ इक्वल टू JQ। चलो देखो ये JQ क्या रिलेशन है। बहुत धीरे धीरे आगे चल रहे हैं, आराम से आपको समझाते जा रहा हूँ पॉइंट। थर्मोडायनेमिक का एक संबंध होता है, वो फार्मूला होता है W इज़ इक्वल टू J टाइम्स Q। दिस W इज़ कार्य, ये है कार्य, और ये है आपका ऊष्मा। कार्य तथा ऊष्मा में ये संबंध होता है W बराबर JQ। और यहाँ पे J आप जूल मत समझ लेना, ये जूल नहीं है बेटा, ये जूल नहीं है, ये जूल नहीं है, ये एक कोफिशिएंट है, ये एज अ नियतांक है, एज अ नियतांक है, ये कोफिशिएंट है। ये वो फार्मूला है जो जूल में और ऊष्मा में मतलब कैलोरी में संबंध बताता है। ये ऐसा
ऐसा रिलेशन है जो जूल और कैलोरी में रिलेशन बताता है। क्लियर, इसके लिए हम रीड कर रहे हैं। तो ये डायरेक्ट तरीका है, आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। अब फाइनली हम आगे चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। एक ग्राफ के थ्रू आपको 2 बात मैं समझाता हूँ। हम थोड़ा सा अवस्था का आज जिक्र करने वाले हैं, थोड़ा हायर लेवल पे थोड़ा अवस्था के बारे में जिक्र करने वाले हैं, और थोड़ा शॉर्ट में समझाएं, घबराइएगा मत, शॉर्ट वे में। हमारी अवस्था, हम स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। अवस्था हमारे थर्मो में 2 टाइप की होती हैं, मतलब यहाँ पे जो हीट होती हैं 2 टाइप से ट्रांसफ़र होती हैं। उस अवस्था के बारे में थोड़ा अच्छे से हम डीप स्टडी करने वाले हैं। स्टेट के बारे में, स्टेट कैसे, अब आ जाओ। जब हम क्यू देते हैं ना, क्यू हीट देते हैं किसी बॉडी को, जब हम क्यू हीट देते हैं तो यहाँ पे बहुत प्रोसेस होते हैं। चलिए इसको थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। तो चलिए देखिए, एक ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यू है, और ये हमारा टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर का ये ग्राफ है, टेम्परेचर का ग्राफ है। ये ग्राफ कैसे बनता है, कुछ ऐसे बनता है, ऐसे कांस्टेंट, फिर ऐसे, फिर कांस्टेंट, फिर ऐसे, फिर कांस्टेंट। कुछ ये ग्राफ मैंने बनाया है, ये मैंने ग्राफ बनाया है। दिस इज़ अमाउंट ऑफ क्यू, दिस इज़ टेम्परेचर। अब समझना, क्या हम इसको कोई भी स्केल मान सकते हैं? तो एज्यूम कर लो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, 0 होता है यहाँ पे, 0,0। अगर हम इसके नीचे हैं, इसके नीचे हैं, ठीक, 0 से नीचे, तो वजह ज़रा समझना, ये ग्राफ में क्या बता रहा हूँ। ये नहीं, टेम्परेचर यहाँ पर होगा, टेम्परेचर यहाँ पर होगा, ये टेम्परेचर स्केल है, ठीक है। चलो देखो, अब आपको समझाता हूँ। ये टेम्परेचर है और यहाँ पे ये इसका स्टेट है। स्टेट मतलब उसकी अवस्था क्या हो रही है, उसके स्टेज में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, वो ये है। तो ध्यान से समझना इस ग्राफ के थ्रू। अगर हम किसी निगेटिव टेम्परेचर से स्टार्ट करें, फॉर एग्जांपल इसको एज्यूम कर लो -20 डिग्री सेंटीग्रेड, कोई भी टेम्परेचर ले सकते हो, 0 से नीचे कोई भी टेम्परेचर ले सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो। और सबसे ज़्यादा ऋणात्मक कितना जा सकते हो, -273। याद है परम शून्य ताप, याद है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये वही है माइनस। इससे नीचे कोई एग्जिस्ट कर ही नहीं कर सकता है टेम्परेचर, ठीक। ये चीज़ें हैं। अगर हम अपने मन से एक टेम्परेचर ले लिए -20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अब ग्राफ को समझना। थर्मोडायनेमिक का एक कॉन्सेप्ट कहता है, थर्मोडायनेमिक का एक कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर हम टेम्परेचर को बदलते हैं, मतलब अगर टेम्परेचर में डिफरेंस है, कॉन्सेप्ट है बेटा, अगर टेम्परेचर को हम डिफरेंस देखते हैं, टेम्परेचर में डिफरेंस देखते हैं, तो यहाँ 100% श्योर है फेज कांस्टेंट होगा, फेज हमारा कांस्टेंट होगा, या फिर स्टेट हमारा कांस्टेंट होगा। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है ये। अगर आप ताप में अंतर करते हो, तापांतर, जब जब तापांतर होगा तब तब अवस्था नियत रहती है, अवस्था नियत रहती है, अवस्था नियत रहती है, ठीक है। ये बात याद रखना। अगर हम टेम्परेचर का डिफरेंस करते हैं तो उस केस में अवस्था कभी नहीं बदल सकती। टेम्परेचर तुम बढ़ा घटा रहे हो, घटा रहे हो, बढ़ा रहे हो, अवस्था कभी नहीं बदलेगी। दूसरी चीज़, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, अगर टेम्परेचर खुद कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट, तो 100% श्योर है अब अवस्था बदल जाएगा, अब अवस्था बदल जाएगा, मतलब स्टेट चेंजेस, स्टेट चेंज। चलो इसको ध्यान से देखते हैं, बहुत एग्जांपल के साथ समझेंगे। 0 डिग्री, ये -20 है, यहाँ से आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो ना, खुद देखो, ये बढ़ा रहे हो ना टेम्परेचर भाई, -20 से 18, 16, 15, 14, 13 टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो। तो जब टेम्परेचर घटाओगे
तो ये 0 तक पहुँचोगे, इसके पहले का स्टेज सेम है, मतलब ये क्या रहेगा, सॉलिड। देख रहे हो, टेम्परेचर तुम बदल रहे हो, फेज कांस्टेंट है, फेज सेम है। देखो फेज कांस्टेंट, अवस्था नहीं परिवर्तित होगी। बर्फ़ है तो बर्फ़ ही रहेगा, लेकिन जब 0 पे आओगे तो तुरंत ये पानी में बदलने की कोशिश करेगा, क्योंकि 0 के जस्ट बाद पानी में बदल जाता है। तो 0 से लेके यहाँ तक का स्टेज देखो, यहाँ तक का स्टेज, यहाँ तक का स्टेज, टेम्परेचर कांस्टेंट है। देखो टेम्परेचर कांस्टेंट, अवस्था बदल गया, यहाँ स्टेज बदल गया, यहाँ लिक्विड हो गया, यहाँ तरल लिक्विड में बदल गया। अब फिर देखो जब आप यहाँ से टेम्परेचर फिर बदलना शुरू किए, फिर टेम्परेचर बदलना शुरू किए, तो ये पहुँच गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ हम पहुँच गए 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर बढ़ाए, ये टेम्परेचर बढ़ाए। तो जब ताप को हम बढ़ा रहे हैं तो देखो टेम्परेचर बढ़ाए, फेज फिर कांस्टेंट, यहाँ पानी ही रहेगा। ये जो लिक्विड लिखे हो ये पानी में ही रहेगा। जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो फेज कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट है। ये क्या है, वाष्प बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, अब फिर तुम यहाँ पे गौर करो, अब तुम इस स्टेट को फिर गौर करो। ये स्टेट देखो ग्रीन मार्कर से, ये स्टेट, इस स्टेट को गौर करो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, वाष्पन की प्रक्रिया होगी, वाष्पन की। फिर फील करो, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है ना 100 डिग्री सेंटीग्रेड। भाई वाष्पन कब होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जब वाष्पन की प्रक्रिया हो रही है तो यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो क्या बदल जाएगा, अवस्था परिवर्तित। इसीलिए देखो यहाँ वाष्प बन रहा है, यहाँ गैस बन रही है, गैस फॉर्म हो रहा है। ये बड़ा हार्ड कॉन्सेप्ट है, बहुत लेवल का कॉन्सेप्ट है। अगर टेम्परेचर तुम बदलोगे, टेम्परेचर बदल रहे हो तो अवस्था कभी नहीं बदल सकती। ये रूल है, गांठ मार के याद कर लो। ये ग्राफ है, ग्राफ के थ्रू यही पता चलता है। अगर तुम टेम्परेचर बदल रहे हो तो अवस्था कभी नहीं बदलेगा, और अगर तुम टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिए तो अवस्था ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। लास्ट टाइम रिपीट कर दे रहा हूँ, -20 से 0 गए, टेम्परेचर बदल रहा था, टेम्परेचर बदल रहा तो फेज कांस्टेंट, इसीलिए आपका बर्फ़ जैसा सॉलिड जमा था। लेकिन जैसे 0 पे आए, बर्फ़ तुरंत गलना शुरू कर देगा, गलना प्रारंभ हो जाएगा ना, गलना प्रारंभ। तो यहाँ टेम्परेचर नहीं बढ़ा, टेम्परेचर कांस्टेंट, तरल बन गया, लिक्विड जो ठोस था वो तरल बन गया। अवस्था बदला, हाँ सर बदल गया। अब आगे चलो, फिर हमने बढ़ाना शुरू किया टेम्परेचर, फिर बढ़ाना शुरू किया, तो 0 से पहुँचा के कितना पहुँच गया, 100। ये बॉइलिंग पॉइंट है 100, ये पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिर देखो 0 से बढ़ा के 100 किए ना, लेकिन पानी तो पानी ही है ना, पानी तो पानी ही है 0 से 100 के बीच में। घर पे जब बॉयल करते हो तो जब तक पानी खौलता नहीं है उससे पहले तो पानी पानी ही रहता है ना। तो बात तो वही है, टेम्परेचर बढ़ाए तो पानी का फेज नहीं बदला, फेज नहीं बदला। फिर देखो क्या होगा, जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, यहाँ पे फिर वाष्पन होने लगेगा, क्योंकि वाष्पन की प्रक्रिया कब होती है, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिर यहाँ गौर करो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर नहीं बदल रहे हो ना, तो जब टेम्परेचर नहीं बदले तो कौन बदल जाएगा, अवस्था बदल जाएगी, इसीलिए वाष्पन शुरू हो गया, गैस। पूरे ग्राफ के थ्रू मैंने समझा दिया। अब जिसको ये बातें समझ में आ गई, यहाँ से होता क्या है कि जब जब तापांतर होता है, जब जब तापांतर होता है, यहाँ से कॉन्सेप्ट जिसको पकड़ना होगा वो पकड़ लेगा मेरे कॉन्सेप्ट को। जब जब तापांतर होता है, तापांतर, टेम्परेचर डिफरेंस, तापांतर, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट निकालने का तरीका है Q बराबर mc डेल्टा T। अगर टेम्परेचर बदल रहा है तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट निकालने का तरीका है Q बराबर mc डेल्टा T। आपके लिए छोटा सा ट्रिक है ये। m क्या है, स्पेसिफिक मास ऑफ सब्सटेंस, c क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस, डेल्टा T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। और अगर हमारा तापांतर नहीं है, तापांतर नहीं हुआ, अगर तापांतर नहीं हुआ, ठीक, मतलब कि टेम्परेचर कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट Q बराबर ml से निकालते हैं। और Q बराबर ml आपको पता होगा लेटेंट हीट है।
लैटेंट हीट क्या होता है? गुप्त ऊष्मा, यहीं से निकलता है, इसी ग्राफ से निकलता है। तो तापांतर नहीं होता है तब अमाउंट ऑफ हीट कैसे निकालोगे? Q बराबर ml फार्मूले से, Q बराबर ml फार्मूले से। और इसी को आपके बुक में हम पढ़ते हैं लैटेंट हीट। लैटेंट हीट वो कॉन्सेप्ट यहाँ से बिल्डअप हुआ। सारी बातें क्लियर? अब इरेज करते हैं। अब हम लैटेंट हीट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझेंगे, लेकिन उससे पहले कैलोरीमेट्री का कॉन्सेप्ट। व्हाट इज़ कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल? तो कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल समझेंगे, फिर फाइनली हम आगे चलेंगे किस पर? फिर हम फाइनली आगे चलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लैटेंट हीट पर। ठीक है, तो ये अभी का पॉइंट याद रखिएगा बेटा। टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो उस समय अमाउंट ऑफ हीट Q बराबर MC डेल्टा T से। इस ग्राफ को रिमेंबर रखिएगा, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं छोटे से ग्राफ। और फेज चेंज हो तो Q बराबर ml। ठीक, तो लैटेंट हीट से हम स्टार्ट करते हैं। लैटेंट हीट से तो चलिए अब हम कैलोरीमेट्री कहे थे, कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री देख लेते हैं। देखो क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ये बड़े ही अच्छे वैज्ञानिक थे, इनका नाम था कैलोरीमेट्री। इन्होंने रिलेशन बताया था प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बहुत आसान है। इन्होंने दो बॉडी के टेम्परेचर डिफरेंस के बीच रिलेशन बताया था। ठीक, इन्होंने कहा था कि अगर कोई बॉडी A है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हॉट है, तो ये अपनी एनर्जी रेडिएट कर देगा। इसके बगल में अगर कोई बैठा B सब्सटेंस है तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, अगर ये रिलीज़ कर रहा है हॉट होने की वजह से तो एब्जॉर्ब ये कर लेंगे, बगल वाला भाई एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हॉट है तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पे एनर्जी ले लिया जाएगा। इन्होंने कहा था रिलीज हीट इज़ इक्वल टू एब्जॉर्ब हीट। या फिर इसी चीज़ को अगर आसान वे में कहें तो हम ये भी कह सकते हैं, इसी चीज़ को हम कह सकते हैं हीट गिवन बाई हॉट बॉडी इज़ इक्वल टू हीट टेकन बाई कोल्ड बॉडी। ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट। इनके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करते हैं। चलो, हमने मान लिया एक ये बर्तन है, यहाँ पे हमने भर दिया पानी, ये पानी है। पानी के बीच में हमने रख दिया एक हॉट आयरन कोर, कोई हॉट आयरन कोर है, हमने इसमें रख दिया बहुत गर्म हमने हॉट आयरन कोर रख दिया, हॉट आयरन कोर। तो जैसे हॉट आयरन कोर रखेंगे क्या होगा, यहाँ से एनर्जी पानी लेगा, पानी से एनर्जी बर्तन लेगा, 3 प्रोसेस होगा। यहाँ से एनर्जी निकलेगा और लेने वाले 2 लोग बैठे हैं। खुद फील करो, अगर ये गर्म है तो खुद तो एनर्जी लेगा नहीं क्योंकि गर्म है। तो यहाँ से एनर्जी कहाँ जाएगी? पानी में, और पानी से एनर्जी बर्तन में जाएगा, बर्तन भी तो लेगा। तो ऐसे में इक्वेशन कैसे लगाएं? देखो, हीट गिवन बाई हॉट बॉडी। चलो, हॉट बॉडी का कॉन्सेप्ट है तो क्या लगाओगे? Q बराबर Q वाला कॉन्सेप्ट, Q बराबर Q। तो Q की जगह पे MC डेल्टा T। ठीक, अब देखना, MC डेल्टा T लिखे हो तो आप एज्यूम कर सकते हो इसका टेम्परेचर T1, इस गर्म वाले का T1 एज्यूम कर लो, तो देखो इक्वेशन क्या बनेगा? M मास ऑफ आयरन कोर, M क्या है? मास ऑफ आयरन कोर, आयरन को Fe से लिख देना समझाने के लिए, मास ऑफ आयरन कोर। C क्या होगा? स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन कोर, तो C ऑफ Fe।
एम सी डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर। तो इनिशियल टेम्परेचर T1 है, इसमें से कुछ सब्सट्रैक्ट हो गया। भाई T1 हॉट है ना, एकदम हॉट है, तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, तो रिलीज होने के बाद कुछ बच जाएगा। तो रिलीज होके कितना बचा, T1 माइनस टी, ये चेंज इन टेम्परेचर। अब ये इक्वल होगा, ये इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कौन कौन लेगा, 2 लोग बैठे हैं लेने के लिए। तो अब यहाँ से रिलेशन देखो, तो सबसे पहले कौन लेगा, पानी लेगा। तो m ऑफ वाटर या लिक्विड कुछ भी कह दो, c ऑफ वाटर, mc डेल्टा t वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। अब यहाँ से t माइनस T2, t माइनस T2, क्योंकि जितना टेम्परेचर यहाँ से निकला होगा, जितना टेम्परेचर निकला होगा मतलब कम हुआ होगा, वो पूरा टेम्परेचर कौन ले लेगा, पानी ले लेगा। ये देखो T माइनस T2, पानी ले लेगा ये पूरा टेम्परेचर डिफरेंस। और इसके बाद जो बच जाएगा, जो भी बच जाएगा वो कौन ले लेगा, अकेले बर्तन। तो बर्तन का m ऑफ बर्तन, बर्तन को वेसल लिख दें, वेसल, वेसल, c ऑफ वेसल, c ऑफ वेसल, और T2, ये है T2। ये बातें हैं। सबसे पहले T में से, जो T पानी का है, पानी में से कुछ भाग कौन ले लेगा, T2। तो बर्तन ही तो है ना लेने के लिए, तो बर्तन का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T2 माइनस 0, क्योंकि फिर बर्तन से कोई नहीं लेने वाला है एनर्जी, बर्तन से फिर एनर्जी कोई लेने वाला नहीं है, तो T2 माइनस 0। गौर से सुनना बेटा, बहुत आसान है भाई। गरम क्या है, आयरन कोर, एनर्जी देने का काम आयरन कोर करेगा। तुम मन में एज्यूम कर लो T1 में से कुछ हीट निकल गया, T1 में से कुछ हीट निकल गया, तो T1 माइनस टी। जब ये हीट निकला तो लेने के लिए 2 लोग बैठे हैं। एक बात बताना, जब आप कभी घूमने जाते हो, पैसा देते हो किसी भिखारी को, किसी अदर को, लेने वाले ढेर सारे लोग बैठे रहते हैं कि नहीं, लेने वाले ढेर सारे लोग, वही समझो। तो लेने वाले यहाँ 2 लोग हैं, एक बर्तन है, एक पानी है, एक बर्तन है और एक पानी है, 2 लोग लेने के लिए बैठे हैं। तो m ऑफ वाटर, c ऑफ वाटर, इसमें तो कोई कंसेप्ट में कन्फ्यूजन नहीं। अब पानी में से जो भी कम हुआ, क्योंकि पानी में से टेम्परेचर बर्तन भी लेगा, तो T में से हमने कुछ ना कुछ अमाउंट घटा दिया, कुछ हमने अमाउंट सब्सट्रैक्ट कर दिया, T2 मान लिया उसको। तो MWCW T माइनस T2, और इसी में से जो सब्सट्रैक्ट हुआ होगा उसी में से वो बर्तन ले लेगा, उसी में से बर्तन ले लेगा। तो बर्तन क्या लेगा, ये बचा अमाउंट T2 माइनस 0, क्योंकि फाइनली जो यहाँ से बच जाएगा, T में से जो बच जाएगा वो अकेले अकेले कौन ले लेगा, बर्तन, तो वही हमने T2। तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको न्यूमेरिकल अप्लाई करना है। दिस इज़ योर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, दिस इज़ प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। बस बैलेंस करना आना चाहिए। न्यूमेरिकल के थ्रू मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, कुछ सवाल PDF के फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दूंगा। तो इतनी बातें क्लियर। अब हम लैटेंट हीट का जैसा कि बोले थे, तो चलिए लैटेंट हीट के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब कंटिन्यू करते हैं गुप्त ऊष्मा को। तो जैसे कि गुप्त ऊष्मा क्या होता है यहीं से बताते हैं आपको। देखो, गुप्त ऊष्मा नाम से क्लियर है, इसको लैटेंट हीट कहते हैं, और गुप्त ऊष्मा का मतलब ही होता है छुपी हुई ऊर्जा, छुपी हुई ऊष्मा। अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, बहुत ध्यान से समझना, बारीकी से समझना। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस को हम क्रिएट करते हैं, ध्यान से समझना चीज़ों को। अगर हम ये कहते हैं ये कोई सब्सटेंस ए है, ये हमारी कोई वस्तु है, कोई वस्तु ए है, कोई वस्तु ए है, ठीक, कोई वस्तु ए है। इस वस्तु ए का निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर मतलब टेम्परेचर बदलना नहीं चाहिए, निश्चित ताप पर कोई सब्सटेंस ए है, इस बॉडी का निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर
1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाता है? गुप्त ऊष्मा। किसका? उस बॉडी का गुप्त ऊष्मा कहलाता है। लेकिन बस छोटी सी कंडीशन है यहाँ पे। गुप्त ऊष्मा जब भी डिफाइन होता है, छोटी सी कंडीशन है, आप पढ़े थे ना ये लैंग्वेज। बस कंडीशन ये है, ये जो वस्तु है ना 1 ग्राम की होनी चाहिए, 1 ग्राम की। कोई निश्चित वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 ग्राम हो, उस वस्तु का निश्चित ताप पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए अमाउंट ऑफ हीट इज नोन एज गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा कुछ अलग नहीं है। आप मुझे एज्यूम कर लो, अगर मेरा द्रव्यमान 1 ग्राम का हो जाए तो मेरा द्रव्यमान 1 ग्राम हो गया। अब मेरा टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितना तुम बाहर से प्रयास करोगे ऊष्मा देने का, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू लैटेंट हीट। ठीक, वही हमने लिखा है। लैटेंट हीट इज़ एनर्जी रिलीज्ड या फिर एब्जॉर्ब, दोनों केस है, यहाँ दोनों होता है, बाई अ बॉडी और थर्मोडायनेमिकली सिस्टम ड्यूरिंग अ कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पे निश्चित ताप जरूरी है, लैटेंट हीट के लिए निश्चित ताप जरूरी है, क्योंकि गुप्त ऊष्मा सिर्फ और सिर्फ अवस्था परिवर्तन में पाया जाता है। गुप्त ऊष्मा Q बराबर ml, लैटेंट हीट ये सिर्फ और सिर्फ निश्चित साम्यावस्था में पाया जाता है, निश्चित साम्यावस्था में पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ निश्चित साम्यावस्था, मतलब सेम स्टेज सेम फेज। सेम फेज, ठीक है, ये बात है। तो ये कुछ कंडीशंस थे, आपको समझना है। कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जिसका द्रव्यमान 1 ग्राम हो, उसी वस्तु का 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, वही अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू लैटेंट हीट ऑफ बॉडी, दैट बॉडी। अब लैटेंट हीट सिर्फ 2 ही डिफाइन है, लैटेंट हीट सिर्फ 2 ही डिफाइन है। एक होता है लैटेंट हीट भाप की, गुप्त ऊष्मा भाप की, जिसको कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सॉरी लैटेंट हीट ऑफ वाइपराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वाइपराइजेशन। और दूसरा है आपका गलन की गुप्त ऊष्मा, इसको कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसी को कहते हैं। जो नीचे लिखा है दिस इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और ऊपर वाला लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक, वेपोराइजेशन, ये है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। परिभाषा सेम, फिर से समझ लेना, जिनको ये बातें समझ में आ गई परिभाषा सेम, इरेज करता हूँ बेटा, सब नोट करते चलना पॉइंट। चलिए देखिए क्या, भाप की जब बात करें तो भाप के लिए क्या कंडीशन है, 1 ग्राम पानी का, क्योंकि पानी यहाँ होगा, 1 ग्राम पानी का कहाँ पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो भाप बोला है ना, भाप कब बनती है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, ठीक है ना। 1 ग्राम पानी का 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर केवल और केवल 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू लैटेंट हीट ऑफ वेपर, लैटेंट हीट ऑफ वेपर, ये बात है, क्लियर। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। 1 ग्राम पानी होना चाहिए, कितना, 1 ग्राम, 1 ग्राम पानी का 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। कहोगे सर 100 डिग्री सेंटीग्रेड आप कैसे जान गए? भाई भाप कब बनता है, भाप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बनता है ना। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भाप जब बनता है तो ताप स्थिर रहता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड।
ठीक। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करना है आपको, 100 से 101 जाना है, मतलब कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से आपको कहाँ जाना है, 101 डिग्री सेंटीग्रेड। इस दौरान जब जाओगे तो 100 से जैसे 101 जाते हो क्या होता है, वेपराइजेशन होता है कि नहीं भाई। 100 के ऊपर वेपराइजेशन शुरू होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वेपराइजेशन शुरू होता है, उसके नीचे नहीं होता है। 100 के नीचे पानी थोड़ी ना भाप बनता है, 100 के ऊपर बनता है। तो वेपर कब बनता है, 100 के ऊपर। तो टेम्परेचर इंक्रीज कर दिए ना, परिभाषा क्या पढ़े थे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट। बस कंडीशन क्या थी, निश्चित ताप। तो निश्चित ताप यहाँ है, ठीक है। सेम एज इट इज़, इसी का हूबहू टू कॉपी, इसी का हूबहू टू कॉपी गलन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा के लिए क्या कहोगे, अब यहाँ पे देखना, 1 ग्राम बर्फ़, बर्फ़ समझते हैं ना, बर्फ़ आइस, 1 ग्राम बर्फ़ आइस को, 1 ग्राम बर्फ़ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, बस 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए अमाउंट ऑफ हीट, मतलब रिक्वायर अमाउंट ऑफ हीट लिख दे रहा हूँ, रिक्वायर अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसी को हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये चीज़ें गलन की गुप्त ऊष्मा। अब ये सोचो, कंसेप्ट को पकड़ो, कंसेप्ट को। 1 ग्राम तो हर जगह कंडीशन है, क्योंकि 1 ग्राम बॉडी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू लेटेंट हीट, जबकि ताप नियत हो। तो बर्फ़ हमारा क्या है, नियत ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बात बताओ, बर्फ़ का तो ताप फिक्स होता है ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक बर्फ़ होती है, उससे पीछे -1, -2, -3, -4 बर्फ़ होती है। तो 0 से 1 जब जाओगे तो क्या होगा, बर्फ़ गलना शुरू कर देगा, गलना। तो जब बर्फ़ गलना शुरू कर देगा तो कौन सी गुप्त ऊष्मा होगी, गलन की गुप्त ऊष्मा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड जब जाओगे तो ये टेम्परेचर बढ़ाने के लिए तुमको ऊर्जा चाहिए ना, वो ऊर्जा, रिक्वायरमेंट अमाउंट ऑफ हीट, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाएगी, ml, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की गुप्त ऊष्मा, गलाने के लिए। और यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट पूछता है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होता है। तो लिख लो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये लिख रहा हूँ यहीं पे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में सॉलिड से लिक्विड बनता है, तभी तो इसका नाम फ्यूजन है, सॉलिड से लिक्विड का बनना ये है आपका। उसी तरह से यहाँ पे पूछता है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, तो यहाँ का देख लो, यहाँ पे लिक्विड से गैस बनता है, लिक्विड से गैस बनता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सब छोटे छोटे करके घुमाता है, आप गलती करके चले आते हो। लिक्विड से गैस बनता है। सारी बातें क्लियर, फार्मूला सभी का सेम रहेगा। और अब हम कुछ डाटा पे बात कर लेते हैं, डाटा मीन्स रट्टाफिकेशन डाटा पे बात कर लेते हैं, रट्टाफिकेशन डाटा, ठीक। कुछ रट्टाफिकेशन डाटा है, उन डाटा को बात कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो, क्या है रट्टाफिकेशन डाटा। चलिए, एक रट्टाफिकेशन डाटा है, आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा। जो बर्फ़ होता है, बर्फ़ की जो गलन ऊष्मा होती है, गलन गुप्त ऊष्मा, ये आपका 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक, 80 कैलोरी पर ग्राम बर्फ़ का होता है। और सेम एज इट इज़, इसको ये भी आप लिख सकते हैं 3.36 × 10⁻³ जूल पर किलोग्राम, ये भी होता है बर्फ़ की गलन ऊष्मा। मतलब वो देगा आपको सवाल में, बट रट्टाफिकेशन है, याद रख लो।
सेम एज इट इज़ पानी की हम बात कर लेते हैं। पानी, जल का वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये भी फिक्स होता है 540 कैलोरी पर ग्राम, 540 कैलोरी पर ग्राम। और इसको जब किलो कैलोरी में बदलते हैं तो 2.26 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी। ठीक है, ये दो आपके लिए रट्टाफिकेशन डाटा है, भाई रट्टा मार लीजिएगा इसको। ये दो आपके डाटा के साथ पॉइंट है रट्टाफिकेशन। अब पूरा इरेज करके सबसे लास्ट पॉइंट रीड करते हैं एंड इसके बाद फिर आज का भी टॉपिक हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक भी हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। चलिए देखिए लास्ट पॉइंट क्या है। आपसे पूछता है ऊष्मा मापी का जल तुल्यांक, ये लास्ट हेडिंग है। ऊष्मा मापी का जल तुल्यांक, ऊष्मा मापी का जल तुल्यांक, जिसको हम लोग सिंपली कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। ठीक, ये है हमारा हेडिंग और ये सब हेडिंग है, रीड करते हैं इसको। यहाँ पे भी बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे रूल ये कहता है कि अगर हम किसी बॉडी का जो टेम्परेचर है, किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हमें इंक्रीज़ करना है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, हमें जल से तुलना करना है, जल से तुलना करके बताना है। ध्यान से सुन लीजिएगा इसको मैं क्या बोल रहा हूँ। ऊष्मा मापी का जो जल तुल्यांक होता है ये जल के द्रव्यमान के बराबर होता है, जिसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए उतनी ही मात्रा की आवश्यकता होती है जितना कि हमारा ऊष्मा मापी का ताप बढ़ाने के लिए चाहिए। फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या मैंने कहा है। ऊष्मा मापी का जो जल तुल्यांक होता है वो जल के उस द्रव्यमान के बराबर होता है, उस मास के बराबर होता है जिसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए उतनी ही ऊष्मा की आवश्यकता होती है जितना कि ऊष्मा मापी के 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए। अब इसको रियल वे में फील करो मैंने क्या बोला, क्योंकि दरअसल यहाँ पे ऊष्मा मापी की हमें तुलना करना है जल तुल्यांक से। लिखा हुआ है साफो साफ जल तुल्यांक से, वाटर इक्विवेलेंट से कोरिलेट करके पढ़ना है, तो इतना आसान तो नहीं है। देखो कैसे, आप ऐसे समझो, हमने ये भरा डब्बे में पानी, बहुत ध्यान से समझना, ये हमने डब्बे में भरा पानी, दिस इज पानी। ठीक, पानी, अब गौर से समझते जाना। पानी भरा हमने और इस पानी को हमने बोल दिया कि ये 5 kg पानी है, ये 5 kg पानी है। ठीक, तो इस 5 kg पानी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, वैसे तो 1 किलोग्राम लेते हैं लेकिन आप 5 ले लो कोई दिक्कत नहीं है। इस पानी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए ऊर्जा चाहिए, ऊष्मा चाहिए। तो जितनी ऊष्मा चाहेगी, मतलब इस 5 किलोग्राम पानी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो भी आपको अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, जो भी अमाउंट ऑफ हीट,
जो भी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए ये बिल्कुल समतुल्य होगा, ये बिल्कुल समतुल्य होगा किसके, उस ऊष्मामापी के भी। ऊष्मामापी का मतलब क्या है, यहाँ पर हमें एक स्केल लगा दें, ध्यान से सुनो, ये हमने एक स्केल लगा दिया, दिस इज़ थर्मामीटर, दिस इज ऊष्मामापी, दिस इज ऊष्मामापी, ये थर्मामीटर है, थर्मामीटर। और थर्मामीटर हम लगाए हैं क्यों, ताकि ये ताप बता सके। तो ये जो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एनर्जी चाहिए थी, इतनी ही एनर्जी कहाँ चली जाए, इस थर्मो स्केल का भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दे, इस थर्मोमीटर का भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऊष्मा बढ़ा दे, तो इसका भी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ये दोनों एक दूसरे के समतुल्य होंगे, यही मैं कह रहा हूँ। तो हमने समझने के लिए यहाँ 5 किलोग्राम लिखा है, लेकिन लैंग्वेज में यही आपकी 1 किलोग्राम लिखा होता है। क्या मैंने बोला था, किसी जल का तुल्यांक डिफाइन करना है तो जल से तुलना करोगे। तो किसी जल का 1 किलोग्राम पानी ले लो आप, उस 1 किलोग्राम पानी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए, जितनी ऊष्मा चाहिए ताप बढ़ाने के लिए, ताप बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए, जितनी ऊष्मा चाहिए, विच इज़ क्यू। और ये समतुल्य होता है इस केस में, ये समतुल्य होता है इस केस में, इक्वल टू, समतुल्य लिखे हैं तो समतुल्य होगा। अब किसके, ऊष्मामापी के, ऊष्मामापी के 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने वाले आवश्यक ऊष्मा के, आवश्यक ऊष्मा के, ये इसके कहने का कॉन्सेप्ट है। मतलब बड़े बारीकी से समझना, पानी का अगर तुम ताप बढ़ा रहे हो 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जितनी एनर्जी यहाँ पे लगे, अगर इतनी ही एनर्जी से इस थर्मोमीटर का भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर जाए या डिक्रीज कर जाए, तो यहाँ पे आप कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे, वाटर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट कहता है दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू एस, m इंटू एस, या इसी को हम लोग कहते हैं m इंटू सी, m इंटू सी, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है, m इंटू सी। और ये बिल्कुल समतुल्य होगा किसके, W के, W मतलब वेट ऑफ वाटर, W के, ठीक। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारे लिए क्या था, ऊष्मामापी का जल तुल्यांक। क्लियर, आई होप बातें क्लियर होंगी, मैंने बहुत आराम से समझाया इसको, ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। और ये था हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट, W बराबर Q बराबर MC या फिर MS पे हमें ये लगाना था कॉन्सेप्ट। तो ये भी सारी बातें क्लियर हो गया। M क्या है, मास है, C क्या है, विशिष्ट ऊष्मा है, विशिष्ट ऊष्मा समझते हैं ना, विशिष्ट ऊष्मा वही है। तो अब हमारा टॉपिक सारे कवर हो गए, और ये भी आप समझ लीजिए 60% हमारे थर्मोडायनेमिक भी कवर हो गया। मोस्ट प्रोबेबल पार्ट तो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब जो हमें पढ़ना है सिर्फ फार्मूला वाले कुछ टॉपिक पढ़ने हैं और कुछ रेक्टिफिकेशन वाले पॉइंट पढ़ने हैं, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब रेक्टिफिकेशन है बेटा, वहाँ दम है ही नहीं, सवालों में दम होता ही नहीं है। इम्पॉर्टेंट दम तो इन कॉन्सेप्ट्स में था, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के थ्रू आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बस पढ़िए मन से।